हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और जो हमारी इस यूपीएससी लक्ष्य यूपीएससी सीएससी का जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, उसमें जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है, उसकी यात्रा को आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और उसमें दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग बात कर रहे थे संवैधानिक विकास की, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की। तो उसमें दोस्तों याद होगा आप लोगों को कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अपने 1813 मींस 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसको मैंने काफ़ी डीपली अपनी इस पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और आज मैं किसी एक इससे अगले एक नए एक्ट के रिगार्डिंग आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी बैकग्राउंड नॉलेज देना चाहूँगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि किस तरीके से क्वेश्चन इस एक्ट से आएंगे और उनका जवाब, उनका आंसर आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले मेरी कुछ रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए है। जो ये रिक्वेस्ट इस प्रकार है कि जो भी नए स्टूडेंट या जो भी नए एस्पिरेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हों, वो थोड़ा सा इससे पहले अपना बेसिक क्लियर कर लें, अपने फाउंडेशन को थोड़ा सा क्लियर कर लें। तो उसमें वो मेरी पिछली वीडियोस को जाकर देखें और उसको बार बार देखें। और बैकग्राउंड नॉलेज जो है, जो एक बेसिक नॉलेज है इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी की, और जो हम इस प्लेलिस्ट को हमने शुरू किया है, इस प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं कि किस तरीके से ये एक्ट वगैरह आए, जो इंग्लैंड से अधिनियम आए, उन्होंने किस तरीके से हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और मैं आप लोगों को कई दफ़े ये बात बता चुका हूँ कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो इंग्लैंड से अधिनियम आए, उन अधिनियमों ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और एक तरीके से आप सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि इन अधिनियमों ने एक सीढ़ी का काम किया हमारे इस संविधान का निर्माण करने में, मतलब हमारे इस संवैधानिक विकास में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से मेरी ये दिली गुजारिश और ये रिक्वेस्ट कि आप लोग एक ऑब्जेक्टिव बुक अपने साथ रखें, और जिस ऑब्जेक्टिव बुक में आप अपने इन टॉपिक को पढ़ने के बाद, ओवरऑल एक नॉलेज लेने के बाद, आप उसमें जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जिससे कि आप लोगों को ये एग्जैक्टली पता चलेगा, आप अपनी एक्यूरेसी को ऑब्ज़र्व कर पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और कितना आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पा रहे हैं इस अपने इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में, और इस कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सब्जेक्ट में आपकी कितनी नॉलेज बढ़ती जा रही है। सो दोस्तों, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के बाद ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ, कितनी नॉलेज आपकी इस टॉपिक में है। और उससे जब कॉन्फिडेंस आता है तो अंदर से एक ये विल पावर आपका कहता है कि हाँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए और थोड़ा सा और जानना चाहिए। मीन्स जो आपका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट का ग्राफ भी थोड़ा सा बढ़ता है। तो आप दोस्तों जो बिगनर्स हैं, वो मेरी पहले की वीडियोस को देखें और ऑब्जेक्टिव बुक को लें, और ऑब्जेक्टिव बुक में जो है वो प्रैक्टिस करें। जो भी मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को वो उसमें सॉल्व करें। और उसके बाद दोस्तों, मैं ये बताऊंगा कि जो भी है आपकी पढ़ाई, आप इस सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, आप अगर 2021 में अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या 2022 में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप 1 ईयर का प्लान लेके चल रहे हैं, आप 2 ईयर का प्लान लेकर चल रहे हैं, तो दोस्तों एक सही रणनीति के तौर पर आप चलें। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका कंसिस्टेंसी। मतलब आप 1-2 घंटे ही पढ़ें, लेकिन आप अपनी इस निरंतरता को बरकरार रखें और अपनी 1-2 घंटे की स्टडी को हर दिन करें। और यही प्रैक्टिस, यही अभ्यास, यही कंसिस्टेंसी आपको अपनी सफलता की ओर ले जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने 1813 मीन्स 1813 के एक्ट के बाद का जो चार्टर एक्ट है हमारा, मीन्स जो इंग्लैंड से अधिनियम आया हमारा, वो आया 1833 मीन्स 1833 का चार्टर एक्ट। तो जो मैं दोस्तों बहुत ही डीप और बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आपको ये हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट और संवैधानिक विकास में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमने जो एक्ट पढ़े हैं, जो हमने ये अपने चार्टर एक्ट देखे हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हमने डिस्कस किया एक 1786 का चार्टर एक्ट, जो 1786 का चार्टर एक्ट था, उसमें क्या प्रावधान थे।
उसके बाद देन अगेन हमने डिस्कस किया 1793 का चार्टर एक्ट, मीन्स 1793 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। और उसके बाद दोस्तों जो हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं वो 1813, जो इससे पिछली वीडियो में हमने 1813 के चार्टर एक्ट को डिस्कस किया था। और अब हम इस वीडियो में, अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 1833 का चार्टर एक्ट, मीन्स 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद 1 से 2 और चार्टर एक्ट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। और इन 7-8 एक्ट को डिस्कस करने के बाद हमारा जो कंपनी का शासन था, याद करें आप मेरी 2-3 वीडियो पहले की वीडियो को, जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1857 और 1858 तक, मीन्स 1858 तक जो है वो किसका शासन रहा, तो 1858 तक रहा कंपनी का शासन। और उसके बाद किसका शासन रहा, तो ताज का शासन रहा, मीन्स क्राउन का शासन रहा। तो हम अपने इस कंपनी का जो हमारा शासन था, जितने समय के लिए वो था, उसमें जो जो महत्वपूर्ण अधिनियम, जो जो मेनली एक्ट आए, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हमारा जो है वो हम 1833 का, मीन्स 1833 का चार्टर एक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये सवाल उठता है कि 1833 का, मीन्स 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो क्यों आया, मीन्स उसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि धीरे धीरे कंपनी ने अपने राज्य तंत्र में विस्तार प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों याद करें, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो एलिजाबेथ प्रथम की अनुमति से, उनकी परमिशन से उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल में। और उस पश्चिम बंगाल में उसकी स्थापना करने के बाद जो उनकी सोच, जो उनका थॉट था अपना, वो था साम्राज्यवाद। मीन्स वो साम्राज्यवाद की नीति को अपनाते हुए अपनी पूरी जड़ें वो अपने पूरे भारत में जमाएंगे। और धीरे धीरे आपको इसी एक्ट में दिखने लगेगा दोस्तों कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैलाव बढ़ाया, मीन्स अपने एरियाज़ को कैसे बढ़ाया, और किस तरीके से उन्होंने दूसरे एरियाज़ में भी अपनी पकड़ बनाई और अपनी जो है नींव मजबूत करी। तो दोस्तों धीरे धीरे कंपनी ने अपने राज्य तंत्र में विस्तार प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों मैं कुछ प्रांतों के नाम ले रहा हूँ जो उस टाइम में प्रांत हुआ करते थे। तो उनका जो अब अधिकार था वो मध्य प्रांत में भी अब होने लगा था। मतलब आप इस ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, मानचित्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मध्य प्रांत, मध्य मीन्स मिडिल, मिडिल मीन्स मध्य। तो मध्य प्रांत जैसे हो गया ग्वालियर, इंदौर, पंजाब व सिंध, तो इन क्षेत्रों पर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे क्या था, अपना क्षेत्राधिकार हो गया था। मतलब यहाँ भी कंपनी ने अपनी धीरे धीरे जड़ें जमा ली थी, मतलब काफ़ी अच्छी पकड़ इन एरियाज़ में बना ली थी। तो इन्हें मध्य प्रांत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप मानचित्र के प्रोस्पेक्टिव में इसे देखेंगे, मानचित्र के हिसाब से अगर इन एरिया को देखेंगे, तो ये आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि ये मैप में मिडिल में जो है ये हैं, और इनको एक मध्य में है, इसलिए इनको मध्य प्रांत कहा जा रहा है। तो अब दोस्तों कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एरिया का, अपने क्षेत्र का फैलाव कर चुकी है, उसका एरिया अब बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये लाजमी है कि उसको अपने स्ट्रैटेजी में, अपने तरीके में भी थोड़ा चेंज लाना होगा, जिससे कि वो एक बड़े क्षेत्र पर जो है वो अपना शासन चला सके। क्योंकि अभी तक वो एक पर्टिकुलर पश्चिम बंगाल पर अपना जो है वो शासन चला रही थी, जो कि एक छोटा क्षेत्र था एज़ कम्पेयर टू कि जो अब क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं। मतलब उस समय के टाइम फ्रेम से मैं ये नहीं कहूँगा कि बंगाल उस टाइम में एक छोटा राज्य था, क्योंकि बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश जैसे एरिया को मिलाकर उस समय का पश्चिम बंगाल हुआ करता था। तो वो भी एक बहुत बड़ा राज्य था। लेकिन अब उस राज्य के साथ साथ और भी कई राज्यों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैलाव कर लिया था। तो अब क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या आया, 1833 का चार्टर एक्ट आया। तो दोस्तों अब आप इसका मोटिव समझ गए होंगे कि ये अधिनियम इंग्लैंड से क्यों आया, मीन्स 1833 के एक्ट ने के आने की क्या ज़रूरत उस समय में महसूस हुई जिससे कि ये एक्ट आया। तो दोस्तों इस एक्ट के आने में सबसे पहला प्रावधान जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो ये था कि कंपनी के व्यापार पर अब पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मोटिव लेकर आई थी कि मुझे यहाँ पर बिजनेस करना है, अपना ट्रेड करना है, अब उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया। मीन्स अब बंद, अब कंपनी को व्यापार नहीं करना है, अब कंपनी को क्या करना है, शासन करना है। ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आए एक बिजनेसमैन बनकर, आए व्यापार करने की नीति से, और व्यापार करते करते हमारे इस भारत जैसे देश पर शासन करने लगे।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें आपको एक इंटरेस्ट लाना होगा, आपको थोड़ा सा एक रुझान लाना होगा, दिलचस्पी लानी होगी कि ज़रा क्या चीज़ें थी, किस तरीके से इन्होंने विस्तारवादी नीति को साम्राज्यवादी नीति को अपनाकर और धीरे धीरे इस पूरे भारतवर्ष पर जो है अपना जो है वो कब्जा कर लिया, मतलब पूरा शासन करने लगे इस भारतवर्ष जैसे देश पर। और आप आगे के अधिनियमों में आकर देखेंगे कि किस तरीके से जो है 500 से ऊपर जो है वो छोटे छोटे एरियाज़ हुआ करते थे, जिनको अंग्रेज़ों ने कहा या तो आप पाकिस्तान में जाके मिल जाइए या आप भारत में जाके मिल जाइए। लेकिन मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो उस समय के हमारे बहुत ही दिग्गज क्रांतिकारी या समाज सेवक हुआ करते थे, उनका इतना बड़ा रोल था कि उसको सबको एक करके उन्होंने एक अखंड भारत का निर्माण किया, जिस अखंड भारत को आज हम देख रहे हैं। तो आज हम 28 राज्य देख रहे हैं, नहीं तो अगर उन लोगों ने ये अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया होता तो आज इसी भारत में ना जाने हम कितने देश देखते, क्योंकि हम कितने देश तो देख ही चुके हैं। जो बांग्लादेश एक हमारा पार्ट हुआ करता था, आज वो हमसे अलग एक देश है। पाकिस्तान जो हमारा एक पार्ट हुआ करता था, वो हमसे एक अलग देश है। तो एक ये सोच थी, एक स्ट्रैटेजी थी उनकी, एक नीति थी अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि फूट डालो, राजनीति करो, शासन करो। मतलब कहीं पर भी आपको अपना जो है एस्टैब्लिशमेंट करना है, अपना शासन चलाना है, तो वहाँ पर सबसे पहले लोगों को बांट दो, उनमें जो है विभाजन कर दो। तो वही हुआ, भारत पाकिस्तान में हमें बांट दिया गया, और इसकी हम गहराई से आगे अन्य एक्टों में चर्चा करेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, वो संपूर्ण भारत के लिए बजट का अधिकार। मतलब जो आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि सरकार बजट पेश करती है हर वर्ष, कि उस बजट में सरकार किस विभाग पर कितना खर्चा कर रही है और किन चीज़ों पर कितना खर्चा कर रही है, उसका ब्यौरा वो जो है सामने रखती है। और उसी में आप आगे जाके कैग किस रिगार्डिंग भी पढ़ेंगे कि कैग जो है वो कैसा डिपार्टमेंट है और वो किस चीज़ की मॉनिटरिंग करता है। तो अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं, हम दो चीज़ों की बात कर चुके हैं कि इस 1833 के चार्टर एक्ट में जो पहला प्रावधान था वो था कि कंपनी के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। अब दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा, संपूर्ण भारत के लिए बजट का अधिकार दिया गया, कि अब पूरे के पूरे देश इस संपूर्ण भारत के लिए आप क्या करें, आप बजट को बनाएं, बजट को पेश करें कि एग्जैक्टली आपका किस किस एरिया में कितना कितना इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कमाई तो आप कर रहे हैं टैक्सेशन से, अपना टैक्स कलेक्ट करके, लेकिन अब उसको कहाँ खर्च करना है या कितना खर्च कहाँ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज़ें याद रखें आप। तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों वो ये बनेगा कि मैं आपको सबसे पहले प्रावधान बता देता हूँ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। दोस्तों आप समझ जाइए, आप ये क्या था, पहले ब्रिटिश गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर, अब क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा, मतलब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अब आपको ये क्वेश्चन किया जा सकता है एक एमसीक्यू के तौर पर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको क्या याद रखना है, लॉर्ड विलियम बैटिंग। और जो सबसे पहला गवर्नर था हमारा, तो वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। तो थोड़ा सा दोस्तों नामों को याद रखना आपको पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है दोस्तों। उसके बाद में अगर दूसरी बात करूँ तो शिक्षा के माध्यम हेतु मैकाले की नियुक्ति की गई। तो दोस्तों इस एक्ट के तहत हमारे इस भारतीय क्षेत्र में, हमारे इस भारत देश में अंग्रेज़ों ने जो है काफ़ी एजुकेशन के लिए काम किया, शिक्षा के विकास के लिए काम किया। तो दोस्तों उस टाइम में एक मीटिंग कंडक्ट की गई। उस मीटिंग में जो है अंग्रेज़ों के बहुत बड़े बड़े दिग्गज महान विद्वानों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया और उन्होंने एक मैटर पर डिस्कस किया। वो मैटर एग्जैक्टली ये था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को हम कैसा करें। ये एक प्रश्न था, ये एक ऑब्जेक्टिव था, उनका गोल था कि हम अब भारत की शिक्षा को कैसा करें। तो उनमें कुछ विद्वानों का कहना था कि शिक्षा का माध्यम हम यही रहने देते हैं जो अभी भारत में चल रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वानों का ये कहना था कि नहीं, जो जिस शिक्षा के माध्यम को ये फॉलो करते आ रहे हैं ये नहीं, हम इन्हें अपनी वाली शिक्षा का जो माध्यम है वो इन्हें दे देते हैं, ठीक है। तो इस पर जो है एक पूरा जो है इन लोगों का मीटिंग चल रहा था, पूरा इस पर गहन चिंतन चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या किया जाए, इस भारतवर्ष देश को क्या शिक्षा का माध्यम दिया जाए। तो इसी पर्पस के लिए, इसी मोटिव के लिए जो है
वो मैकाले साहब की नियुक्ति हुई। और वो मैकाले साहब की नियुक्ति कब हुई? तो 1835 में, मीन्स 1835 में। और दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये मैकाले साहब थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सर्वे किया। मतलब उस टाइम में जो हमारा पूरा भारत देश हुआ करता था उसका इन्होंने सर्वे किया। और सर्वे करने के बाद दोस्तों इन्होंने ये देखा कि कहीं ना कहीं हम इस भारत जैसे देश में अगर हम अंग्रेजी को बढ़ावा देते हैं तो इसका फलस्वरूप हमें कुछ अच्छा परिणाम दिखेगा। तो इनका एक कहना था, मैकाले साहब का कहना था कि क्यों ना हम एक ऐसा वर्ग तैयार करें जो जन्म से तो भारतीय हो, लेकिन वह अपनी भाषा, अपने रूप, अपने रहन सहन, अपनी पर्सनैलिटी, अपने सोच से वो अंग्रेज दिखें। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों अपना एक ये विज़न क्लियर किया। इनका ये एक स्पष्ट तौर पर एक कॉन्क्लूज़न निकल के आया कि हम क्या करेंगे, हम इस भारत साम्राज्य को, इस भारत देश को क्या करेंगे, अंग्रेजी की महत्ता को समझाएंगे, जिससे कि ये जन्म से तो भारतीय होंगे लेकिन अंग्रेजी भाषा को और अंग्रेजी ज्ञान को समझने के बाद, अंग्रेजी का ज्ञान लेने के बाद ये जन्म से भारतीय होंगे, लेकिन ये अपने वेशभूषा से, अपनी बोलचाल से और अपनी जो है पर्सनालिटी से ये एक अंग्रेज दिखेंगे। तो दोस्तों ये मैकाले साहब का कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद दोस्तों मैं सबसे पहले ये बता दूं आप लोगों को कि 4 चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं, मीन्स 4 प्रावधान को हम डिस्कस कर चुके हैं जो इस 1833 के चार्टर एक्ट के तहत प्रावधान आए। तो पहला था, कंपनी के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। किस एक्ट में? तो 1833 के एक्ट के तहत। उसके बाद दूसरी हमने बात की कि संपूर्ण भारत के लिए बजट अधिकार दिया गया। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें तो बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। तो वो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले गवर्नर जनरल और गवर्नर थोड़ा सा आप डिफरेंस समझें, तो वो सबसे पहले कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि शिक्षा के माध्यम हेतु मैकाले की नियुक्ति हुई, और वो कब हुई? तो 1835 में। किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद दोस्तों दास प्रथा जो था उसको अंत करने की बात की गई, लेकिन हालांकि 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा का अंत नहीं हुआ। इस दास प्रथा का अंत आप आगे जाके दूसरे एक्ट में देखेंगे, जो 53 या 58 का जो एक्ट आएगा, जो अधिनियम आएगा, जिसको मैं अगली वीडियोस में कवर अप करूंगा, उसमें आप देखोगे कि दास प्रथा का जो है वो अंत हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो 1833 के एक्ट के तहत ही आपको दिखेगा कि पहली बार संविधान निर्माण के कुछ आंशिक संकेत हमें मिले। मतलब 1833 के चार्टर एक्ट के तहत आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं संविधान जो है हमारा, उसके निर्माण के कुछ आंशिक, मीन्स कुछ हिंट हमें दिख रहा है कि अब एग्जैक्टली संविधान की जो है वो भारत में डिमांड है, अब संविधान बनेगा और संविधान के लिए कुछ कार्य किए जाएंगे। तो अब दोस्तों मेरे पिछले वीडियो को आप ध्यान करें और अब आप ज़रा ये सोचें कि हमारे भारतीय संविधान को बनने में किस तरीके से इन इंग्लैंड से भेजे गए अधिनियमों ने जो है कहीं ना कहीं हमें एक बैकअप दिया, एक सपोर्ट दिया। तो इन अधिनियमों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे इस संविधान को निर्माण करने में। आप इस जो है लास्ट जो प्रावधान है उसके तहत आप अपने इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि सही में इन अधिनियमों ने सही में एक सीढ़ी का काम किया हमारे संविधान के निर्माण के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं ये बता दूं दोस्तों कि जब उस समय में क्या हुआ करता था कि जब ये 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उस समय में हमारे इस भारत देश में जो है फ़ारसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। और उस समय के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसमें अधिकारी के पद के तौर पर या और अन्य किसी पेशों में या और एक अन्य किसी रोजगार के लिए, किसी भी नौकरी के लिए जो है फ़ारसी की बहुत ज़्यादा महत्ता थी। उस फ़ारसी की डिग्री या उस फ़ारसी के ज्ञान के आधार पर आपको एक अच्छा पद मिल जाता था। लेकिन अब दोस्तों क्या हो गया कि अब इन मैकाले साहब की कंट्रीब्यूशन से अंग्रेजी की महत्ता बढ़ गई। और अब क्या करना है कि आपको अंग्रेजी का ज्ञान हासिल करना होगा, उसी के बाद आप जो है किसी न किसी एक प्रतिष्ठित अच्छे पद को हासिल कर सकते हैं, या आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी कार्यभार को संभाल सकते हैं, उसमें अधिकारी बन सकते हैं, या कोई भी आप अपनी नौकरी ले सकते हैं। उसके लिए अब
जो है वो अंग्रेजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि मैं आप लोगों को एक कहावत भी बताना चाहूँगा दोस्तों, कि आजकल भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमारे समाज में कि अंग्रेज़ तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। तो दोस्तों यही वो 1833 का एक्ट है जो आपको याद दिलाएगा कि किस तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने हमारे समाज में फ़ारसी को बदल कर इंग्लिश की इतनी ज़्यादा महत्ता बढ़ा दी और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ा दिया कि वो हमारे जो है अपने भविष्य को बनाने में, किसी भी प्रकार के रोज़गार को लेने में, किसी भी तरह की नौकरी को लेने के लिए इंग्लिश ही जो है वो ज़रूरी हो गया। तो दोस्तों और इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कुछ महत्व देखे जाएं इस एक्ट के। तो एक महत्वपूर्ण जो है महत्व में सबसे पहला महत्व अगर देखूं तो संपूर्ण भारत में केंद्रीकरण की नींव। मतलब एक छोटे से एरिया पर आकर अपने शासन करना शुरू किया, वहाँ पर आपने अपना व्यापार इस्टेब्लिश किया, लेकिन अब जो है वो आप धीरे धीरे फैलाव होते जा रहा है और वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक बहुत बड़े साम्राज्य पर, बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना जो है शासन कर रही है। तो संपूर्ण भारत में केंद्रीकरण की नींव, मतलब केंद्रीकरण मीन्स आपका जो है एरिया बढ़ गया और आप उस एरिया पर पूरा फोकस्ड होके अपना शासन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का प्रयास, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की जो है वो सोच यहाँ पर आई और इसको इम्प्लीमेंट करने का विचार किया जाने लगा दोस्तों। लेकिन हुआ क्या कि ये जो है वो हो नहीं पाया, ये फिर दूसरे एक्टों में आके क्या हुआ जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ और उसके बाद शिक्षा का प्रसार बड़े स्तर पर हुआ। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद कंपनी के अधिकार छीन लिए गए। कंपनी अब सिर्फ और सिर्फ शासन करेगी, वो बिजनेस नहीं करेगी, व्यापार नहीं करेगी। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे इस लेक्चर में, मेरे इस वीडियो में जो भी बेसिक पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए इस 1833 के चार्टर एक्ट में, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों कड़ी मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, MCQs सॉल्व करें और उसके बाद निरंतरता के साथ लगे रहें, कड़ी मेहनत करें, अपने विल पावर को डेवलप करें। दोस्तों यही आपकी सफलता का मुकाम होगा। तो अभी तक मेरे इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।